इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और इंडिया वॉइस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 नाम से नए नियम लागू किए, जिनका लक्ष्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को रोकना है। इन नियमों के तहत शिक्षण संस्थानों को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमिटी, 24x7 हेल्पलाइन और इक्विटी स्क्वाड जैसी व्यवस्थाएं बनाने की बात की गई, ताकि भेदभाव की शिकायतें तुरंत सुलझाई जा सके। बहुत ज्यादा संभावना है कि ऐसे में झूठ आरोप लगाए जाएंगे और उन पर कार्रवाई भी कर दी जाएगी। अगर कोई शिकायतों को झूठा साबित कर भी देता है तो नियम में झूठे आरोप लगाने वाले पर की जाने वाली कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें जो शामिल किया गया है उसमें एससी, एसटी तो पहले से शामिल थे, ओबीसी को भी शामिल किया गया है, महिलाओं को भी और दिव्यांग को भी शामिल किया गया है। सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनको इससे अलग रखा गया है। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि जब वो कमिटी में भी नहीं होंगे तो फिर उनके खिलाफ कोई अगर आरोप लगाता है और आरोप झूठा साबित भी हो जाता है, तब भी आरोप लगाने वाले पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। और यह भी कि जो कमिटी बनेगी उस कमिटी में भी ये साफ साफ नहीं लिखा है कि उस कमिटी में सामान्य वर्ग का भी कोई सदस्य होगा। तो इसको लेकर विरोध हो रहा है और विरोध का स्वर ऐसा है कि पूरे देश में स्टूडेंट्स जो हैं और सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनके समर्थन में उतर आए हैं सड़क पर और जमकर नारेबाजी हुई। रोल बैक करने की मांग की जा रही है यूजीसी के इस नए नियम को, और सरकार की तरफ से तो चुप्पी है ही, विपक्ष के लोग भी इस पर चुप हैं, क्योंकि इस तरह की जब बातें आती हैं तो राजनीति से जोड़कर उसको देखा जाने लगता है, नफा नुकसान वोट को देखकर किया जाता है, और इसीलिए सब लोग चुप हैं, कोई इस पर कुछ बोल नहीं रहा है। लंबे समय के बाद अपनी चुप्पी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तोड़ी और उन्होंने कहा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो क्या इतना कह देने भर से सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी कि जब ये कमिटी बनी, जब ये नियम बना यूजीसी के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उसे लागू किया गया, तो क्या उसको शिक्षा मंत्रालय ने देखा नहीं और वो लागू हो गया? उसके बाद जब विरोध के स्वर उठने लगे यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से, स्टूडेंट्स जब बाहर आ गए, तब ये सवाल उठने लगा। तब शिक्षा मंत्री बाहर आए और कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये एक बड़ा सवाल और एक बड़ी चिंता कि याचिका भी दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में और उसमें यह कहा गया है कि जाति के आधार पर भेदभाव झेलने वाले हर व्यक्ति को सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति से क्यों न हो। याचिका के मुताबिक जाति के आधार पर किया गया कोई भी भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यूजीसी के नए नियम को लेकर एक तरफ जहां सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम भी कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। खासकर अगड़ी जातियों से जुड़े जो संगठन हैं और उनके जो प्रभावशाली नेता हैं, वो इसको लेकर अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। यूजीसी के नए नियम को लेकर भले ही सियासत गरमाई हो, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से खामोशी अख्तियार किए हुए है। समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो इस पर मौन है, कांग्रेस भी चुप है। बीजेपी नेताओं की सियासी बेचैनी के बीच विपक्ष का साइलेंट मोड में रहना कहीं न कहीं सियासी रूप से कई सवाल खड़े कर रहे हैं। यूजीसी के नए नियम को लेकर बवाल इतना बढ़ गया है कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि यूजीसी ने नए इक्विटी रूल के रॉलेट एक्ट से भी अब इसकी तुलना की जाने लगी है, क्योंकि इस नए नियम के प्रावधान के तहत कोई भी पीड़ित
इक्विटी कमेटी को लिखित कंप्लेन कर सकता है। और यह भी है कि जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं वो पीड़ित भी नहीं कहला सकते। तो अब सारा विरोध अब इसी को लेकर है कि क्या सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को अत्याचारी मान लिया गया है। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये सवाल है कि ये कह देने से ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। सरकार ने उस मसौदे को नहीं पढ़ा था, क्या यह राजनीति का एक पायदान है? और यह सोचकर कि अगले तो साथ रहेंगे ही, बाकियों के एक बड़े वर्ग को साधना है, उस लिहाज से कमंडल में मंडल का खेल खेला गया। तो आज इसी को हम अपने मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूं, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 13 जनवरी 2026 से यूजीसी ने कॉलेजेस में जातीय भेदभाव को रोकने के नए नियम लागू किए। और इसमें जो भेदभाव की परिभाषा है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों को शामिल किया गया, जबकि जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव से पीड़ित लोगों के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। और इसमें सवर्ण, या यूं कहें कि हम उसको सवर्ण नहीं, हम सामान्य वर्ग के लोग कह रहे हैं कि जो जनरल छात्र हैं वह स्वाभाविक अपराधी की तरह तो देखे जाएंगे। ये भेदभाव के आरोपी तो हो सकते हैं लेकिन पीड़ित नहीं हो सकते। झूठी या दुर्भावनावश शिकायतों पर कोई जुर्माना या अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान नहीं है। इससे जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स हैं और जो फैकल्टीज हैं उनके खिलाफ झूठी शिकायतें भी बढ़ सकती हैं। तो ये अब बड़ा सवाल है और इसी सवाल को लेकर आज हम मुद्दे की बात में चर्चा करने जा रहे हैं। यूजीसी का जाति कार्ड, क्यों इसको लाने की जरूरत पड़ी, आज इसी पर समझेंगे हम इसको। और हमारे साथ खास पैनल है, अमित तिवारी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत गौतम बीएसपी के नेता हमारे साथ इस चर्चा में है। नीरज प्रताप सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक और डॉक्टर सौरभ झा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सौरभ झा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो वो उस लिहाज से भी इसको समझाएंगे। ध्रुव कुमार सिंह करनी सेना से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करनी सेना भी सड़क पर उतरी है, विरोध कर रही है कि ये जो यूजीसी का जाति कार्ड है उसका। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, शुरुआत आप ही से, क्यों जरूरत पड़ जा रही है इस तरह की विवादास्पद नियमों को लागू करने की? समाज को जोड़ने की बात होती है और शिक्षण संस्थाओं में ही समाज को तोड़ा जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। आनंद जी, देखिए, जिस तरीके से इस पूरे के पूरे लॉ को प्रस्तुत किया जा रहा है, लॉ तो नहीं कहूंगा मैं, यूजीसी का जो ये नोटिफिकेशन है उसको जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने धर्मेंद्र प्रधान जी के वक्तव्य को सुनाया, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा और इस पूरे के पूरे मसौदे को रिव्यू किया जाएगा और उसको देखेंगे और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होने देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे तो यहाँ जातियों की बात नहीं होती है, न्याय की बात होती है। यहाँ पे आरक्षण नहीं, समानता की बात हम करते हैं। तो इस एक समान अधिकार सबको मिले, न्याय उचित व्यवस्था सबको मिले, लेकिन वही तो इसमें नहीं है ना अमित जी, वही तो नहीं है ना। इतने दिन के बाद, इतने सब 13 तारीख से लागू हुआ, विरोध उस समय तक लगातार चल रहा है, सोशल मीडिया पर बातें उठने लगी हैं, टेलीविजन पर चर्चाएं होने लगी हैं, और आज जाकर मौन व्रत तोड़ा शिक्षा मंत्री ने और कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं होगा। उस कानून में भेदभाव है, वो आप नहीं देख रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। ये इस तरीके का जो एक कहा जाए कि इसको उग्र इसलिए बनाया गया। आप देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं
नहीं नहीं, विपक्ष तो मौन है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी भी मौन है और विपक्ष भी मौन है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है, यहां पर पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं हो रही है। बात तो यह हो रही है ना कि उसमें जो कानून है, लिखित है, उसको आप पढ़े तो क्या समझ पा रहे हैं, और अगर समझ पा रहे हैं तो उसको समझा क्यों नहीं पा रहे हैं लोगों को, यह बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि अगर आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या इसमें सवर्णों को इसमें प्रताड़ित किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि प्रताड़ित होते हैं तो होते रहे, हमें उनका कोई दारोमदार नहीं लेना है ना। उन्होंने 500 साल 1000 साल तक हम पर अत्याचार किए हैं, इसका तो अपराध उनको मिलेगा ही। तो इस तरीके के बयान जब पब्लिक में दिए जाने लगे, पहली बात। दूसरी बात, क्या जो पार्टी पीडीए की बात करती है, क्या वो सामान्य जाति के लोगों को एक उस श्रेणी में नहीं डालती है? सरकार आपकी है सर, सरकार आपकी है, शिक्षा मंत्री आपके हैं, यूजीसी सरकार के अधीन है। आप भले कहिए कि वो ऑटोनोमस है, लेकिन सरकार के कानूनों और कायदों को तो मानने के लिए बाध्य है ही। सरकार के द्वारा ही नियुक्तियां होती हैं, तो वो नियम बना रहा है और सरकार को पता नहीं। जब आप मुझे मौका दीजिए, मैं वही आप पीडीए की तरफ चले जा रहे हैं, मैं वहीं पर रहना चाह रहा हूं, मैं यूजीसी के इस नियम पर रहना चाह रहा हूं सर। और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की ये चूक है कि नहीं कि उसके सामने से ये निकल गया और उसको पता नहीं चला। नहीं आनंद जी, बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ रहा हूं और इसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो लोग ये कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, तो क्या जब समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देती है तो क्या उसमें भेदभाव नहीं होता? क्या जब ये कहा जाता है कि भूरा बाल साफ करो, क्या उसमें भेदभाव की बात नहीं होता? तो आप तो साफ करने लगे ना, वो कह रहे थे आप करने लगे, वो कह रहे थे। और 2026 में आप 90 के दशक में वो कह रहे थे और 2026 में आप कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही है ना। ऐसा नहीं कह सकते हैं आनंद जी। देखिए, इस धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वयं अरे धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा, लेकिन जो उसमें नियम में है, जो उसमें नियम में है वो भी तो है ना सर। मैं नियम की बात करता हूं, मैं उसी में आपको कह रहा हूं कि उसमें कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि उस कमिटी में कोई सामान्य वर्ग का होगा या नहीं होगा। सामान्य वर्ग के लोग पीड़ित होंगे, अपराधी होंगे, पीड़ित नहीं हो सकते, अपराधी उसमें हो सकते हैं। ये भेदभाव नहीं तो क्या है? एससी एसटी के लिए था, एससी एसटी के लिए था, लेकिन इसमें ओबीसी को शामिल करने की क्या जरूरत आ पड़ी? इसमें महिलाओं को शामिल करने की जरूरत आ पड़ी, इसमें दिव्यांगों को भी शामिल करने की जरूरत आ पड़ी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए, लेकिन सामान्य वर्ग को क्यों आप किनारे कर देते हैं? क्या वो मनुष्य नहीं? क्या वो अत्याचारी उनको मान लिया गया है? उनको अत्याचारी मान लिया गया है? आप अत्याचारी हैं, ये आप बता दीजिए। क्या महिलाओं में सामान्य वर्ग की महिलाएं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में नहीं जाती हैं? क्या दिव्यांगों में? तो इसमें सारे लोगों को ना कर देना चाहिए ना। तो ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया है कि उनको नहीं वहां पर जगह मिलेगी अगर वो सामान्य वर्ग के होंगे, तो ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है। आप अगर ये कहा गया हो कि सामान्य वर्ग को महिला सामान्य वर्ग की हो, आप वहां पर पकड़ लिए, यही है, आपने वहां पर पकड़ा। लेकिन क्या पुरुष सामान्य वर्ग के अत्याचारी हैं? हाँ या ना? तो दिव्यांगों में हाँ या ना अमित जी? हाँ या ना? बहुत स्पष्ट आप बोलते हैं, लेकिन आज जब जिस तरह से आप जवाब दे रहे हैं ना, उसे लग रहा है कि पार्टी की रणनीति अभी कुछ साफ नहीं है, निर्देश आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है, इसलिए बच बचाकर निकलने की कोशिश हो रही है। आज अमित तिवारी जी जिस तरह से बोल रहे हैं उससे नहीं आनंद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो, हमारा काम ही है पार्टी के पक्ष को आगे रखना और पार्टी के सोच को स्पष्टता से रखना सबके सामने, ताकि एक स्पष्ट छवि जाए और ये समझ में आए कि सरकार इस तरीके की किसी भी कानून के साथ नहीं है जो किसी के साथ भेदभाव रखता हो या किसी को किसी भी तरीके से उसकी उपेक्षा की जाती हो। तो जब इस तरीके के कानून के साथ हम खड़े नहीं है तो ठीक है, मेरी आवाज को रीच कर। हाँ, अब मैं आ रहा हूं आपके पास। ध्रुव कुमार सिंह करनी सेना के हैं, इन लोगों ने विरोध किया है, सड़क पर उतरे हैं, अलग अलग शहरों में भी इनके संगठन से जुड़े लोग सड़क पर उतरे। ध्रुव जी जरा बताइए, माफ करेंगे, शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं होगा, आश्वासन दे रहे हैं। अमित जी कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं होता है कि हम भेदभाव करें और लोगों को बांटने की कोशिश करें। आपको क्यों इन पर एतबार नहीं है?
सर्वप्रथम तिवारी जी, पहले तो इन्होंने हम लोगों को धर्म और संप्रदाय में बांटा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सबसे पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया। सवर्ण को इन्होंने अपने बपौती समझ ली है कि सवर्ण इनकी जागीर है। सवर्णों ने इनको 2 से लाके आज 300 प्लस सीटें इनको दी, और जो सीटें दी, और यही सवर्ण इनको 300 से लाके फिर 200 पे पहुंचाएगा। सही बात यह है कि इनकी पार्टी ने यह माना कि हम लोग पिछले 500 साल या 5000 साल से हम लोग अत्याचारी थे, इसीलिए इन्होंने ये कानून बनाया। और तिवारी जी को चाहिए कि यह भाजपा की प्रवक्ता पद से तुरंत इस्तीफा दे दें। अगर ये सवर्ण जाति से हैं तो इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए उस पार्टी से जो पार्टी जाति, संप्रदाय, धर्म और उसमें मानती है। हमारे बच्चे अगर स्कूल जाएंगे और उनपे कोई कानून लागू, शिकायत हो गई, तो हमारे बच्चे को अपनी बात बताने का अधिकार नहीं होगा। बताएं तिवारी जी, ऐसा है इस कानून में या नहीं? उसको जब ये अधिकार नहीं होगा, उसे अपनी बात रखने का मौका नहीं होगा, और वो अगर निर्दोष सिद्ध हो गया तो भी उस शिकायतकर्ता पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा, और प्रधान जी कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होगी, जो कुछ किसी उस पर कार्रवाई नहीं होगी। प्रधान जी हमको बताएं कि इस कानून में कैसे हमको बचाएंगे ये। या तो कानून में संशोधन होगा तब हम बच सकते हैं, या जो है कानून बदला जाएगा तभी हम बच सकते हैं ना। अगर यही कानून रहेगा तो हम बच कैसे सकते हैं? तिवारी जी हमें इस बात का जवाब देते, क्योंकि आप तो रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है ना। जो पार्टी इस कानून को लेके आई है, 2012 में जब ये कानून आया था, उसमें क्या विसंगति थी जो इस परिवर्तन की जरूरत इनको पड़ गई आज जो है? आप तिवारी जी मेरी इस बात का जवाब दे दें। और ये तो काला कानून है जो इतिहास में जिस भी सवर्ण व्यक्ति ने, जैसे तिवारी जी हमारे अगर विरोध नहीं करेंगे तो इनकी आने वाली पीढ़ियां इनको धिक्कारेंगी, इनको गाली देंगी और इनके नाम पे जो है नहीं, वो अब उतना हम उतना न जाएं, क्योंकि कभी कभी आदमी उत्तेजना में ज्यादा बोल जाता है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक रास्ते पर कि कहां चूक हुई है और उसका क्या समाधान निकल सकता है। ध्रुव जी, ठीक है, जो सवाल आपने पूछा है अमित जी उसका जवाब देंगे। अमित जी, लेकिन ये बात ये है कि कई आपकी पार्टी के भी कई लोग हैं जिन लोगों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है इसके विरोध में। अभी लखनऊ में लोगों, इनकी पार्टी के लोगों ने इस्तीफा दिया है। जी अमित जी, अभी जो वक्ता मुझसे पहले बोल रहे थे, मैं उनका सम्मान करता हूं बहुत। मुझसे बड़े हैं, अनुभवी हैं, और उन्होंने समाज को बहुत नजदीकी से देखा है। तो उनके दर्द को मैं समझ सकता हूं। वो जिस तरीके से वो बात बोल रहे थे, मैं उनकी भावना को समझ सकता हूं। लेकिन जिस तरीके से अगर आप देखा जाए तो इस पूरे के पूरे मसौदे को ठीक से अगर समझाने की बात है, तो मैं उसी पे आ रहा था कि जो आपने कहा कि इस जो पैनल रहेगा, जो यूजीसी जो पैनल गठित करेगी, जो समान समिति जो गठन करेगी, उसमें एसटी, एससी, ओबीसी का प्रतिनिधित्व तो होगा ही, उसके अलावा दिव्यांग और महिला का भी होगा। तो अगर दिव्यांग में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि इसमें जनरल कैटेगरी के लोग नहीं हो सकते, जनरल कैटेगरी के छात्र नहीं हो सकते, ना ही महिलाओं में भी ये कहा गया है कि जनरल कैटेगरी के महिलाएं नहीं हो सकती हैं। तो इस तरीके की जो ये भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है कि एक तरीके से, तो ये भ्रम को नहीं, ठीक है, अगर ये भ्रम की ही स्थिति अमित जी, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि इस भ्रम को दूर करे, बताएं। सिर्फ एक लाइन से ये कह देने भर से कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये भ्रम की स्थिति दूर हो जाएगी क्या? नहीं, देखिए धर्मेंद्र, ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, और यूजीसी की है। जा रहे थे और उनसे वो पूछा गया। निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा और वो इस चीज पर विस्तृत तौर पर स्पष्टीकरण भी देंगे और इसका रिव्यू भी होगा। लेकिन तब तक हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो भी हमारा विरोध है वो सरकार तक आप पहुंचाएं, लेकिन किसी भी तरीके से कोई प्रदर्शन जो हमारा है वो उग्र न हो, किसी भी तरीके से किसी को जान माल की क्षति ना हो, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और आपकी बातें, हम तो सरकार में बैठे हैं, आपकी उग्र तो नहीं है। अभी तो देखिए, अभी तो यूनिवर्सिटीज में ही विरोध अपना दिया जा रहा है, वो लोग कर रहे हैं, उग्र तो अभी नहीं है। लेकिन सरकार को भी तो ये समझना चाहिए ना, ये 13 तारीख से लागू हुआ और आज हम लोग 27 तारीख को इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या इस बीच में शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्रालय ने इसको नहीं देखा? और अगर देखा तो फिर उनको पहले आके इस जो भ्रम की बात हम लोग कर रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम को दूर किया जा सकता था एक लाइन से के बजाय। तो ये भी एक सवाल है। भारत गौतम जी भी हमारे साथ हैं, नीरज जी के पास जाएं, लेकिन भारत गौतम जी बीएसपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत जी, स्वागत है आपका। सवाल ये है कि ये जो यूजीसी का नया नियम है, इस नियम
को आप सही मानते हैं? सर देखिए, ये जब भी कोई देश के अंदर कानून आता है तो आप इस बात से तो सहमत होंगे कि ये जितने भी लोग कानून बनाने वाले बैठे हैं, जनता की आवाज ही बन करके जाते हैं। जीत का मतलब तो यही होता है कि 40% 35% पे जो लोग वोट हासिल कर पाते हैं वो लोकसभा और विधानसभा में जाते हैं, और फिर उसके बाद में वो लोग मिल करके समय समय पर जैसे जनता के अनुसार जो सोसाइटी की, समाज की जरूरतें होती है उसके आधार पर कानून बनाए जाते हैं। तो जो भी इसमें खामियां हैं जो समाज के बीच में, इस पर डिस्कशन भी होगा, कुछ चीजें अगर त्रुटि होंगी तो उसमें सुधार हो जाएगा। और ऐसा पूर्व में भी होता आया, अगर कोई कानून जो जनता के अनुसार जमीनी, आपको इसमें कुछ खामी दिखाई दी? क्योंकि चर्चाएं जो हो रही हैं उसमें यह है कि इस कानून में SC ST के लिए तो पहले से था ही, उसमें OBC को भी शामिल कर लिया गया है, तो और सामान्य वर्ग के जो हैं वो उनको बाहर कर दिया गया है। दो चीज का अंतर है। एक तो ये इसमें OBC को भी ऐड कर दिया है। SC ST एक्ट तो पहले भी था, वो यूनिवर्सिटी का पूरे देश में कहीं भी है वहां लागू होता है वो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सड़क पे चलते हुए लोग हो। मगर इसमें क्या है, स्पेशल जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए जो तैयार किया गया है, इसमें एक तो OBC को भी ऐड कर दिया गया है। और एक अंतर इसके अंदर ये आ रहा है कि जैसे अगर कोई फेक कंप्लेन करता है तो उस पर भी थोड़ा सा कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि गलत कानून का दुरुपयोग ना हो। उसके अंदर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि थोड़ा चेंज होना चाहिए, जिससे कि लोगों को ये भी डर रहे कि भाई हमें गलत कानून का गलत प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल, इसकी दशा और दिशा ठीक है जनता के बीच में, और जो एजुकेटेड लोग हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर जो चीजें होंगी, तो वो ऐसा तो है नहीं कि सब लोग वहाँ जो भी कोई बोलेगा तो उसको माना जाएगा। पर चीजें ये है कि बस उसको, ये दो चीज जो मैं अंतर देख पा रहा हूँ UGC एक्ट के अंदर, ये है थोड़ा सा। बिल्कुल, और इसी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल भी उठाए जा रहे हैं। नीरज जी भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ अभी कुछ बात कही गई है, जैसे कि मैं आता हूं सर, एक ब्रेक के बाद आता हूं, तो फिर आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। और फिर सौरभ झा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और वो भी बताएंगे कि यूनिवर्सिटी का उनका अपना एक अनुभव है। तो इस तरह के जब कानून नियम लागू किए जा रहे हैं UGC के द्वारा, तो उसका क्या वहां पर इंपैक्ट है। एक ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। UGC का जाति कार्ड, जी हां, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक नया नियम लागू किया, और उस नए नियम के 13 जनवरी से लागू होने के साथ ही उस पर विवाद भी शुरू हो गया। और अब तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़क पर उतर आए हैं और उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज शिक्षा मंत्री को भी बाहर आना पड़ा, और उन्होंने कहा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक उनके आश्वासन पर जो नाराज सामान्य वर्ग के छात्र हैं वो अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल उनका विरोध जारी है। आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि कहां पर चूक हुई, कैसी चूक हुई, और उसको क्या इसका समाधान निकल सकता है। हमारे साथ अमित तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रखर प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज प्रताप सिंह जी और डॉक्टर सौरभ झा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं। ध्रुव कुमार सिंह करनी सेना के समर्थक हैं, और भारत गौतम BSP के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले भारत गौतम की बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी कीजिए। सौरभ जी, आपका स्वागत है हमारी इस चर्चा में। भारत जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जी भरत जी, अपनी बात पूरी कीजिए। सर, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है आवाज आपकी। मैं सर कह रहा हूँ कि 2012 का जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन का जो बिल था, ये उसी का एक वर्जन है, अपडेट वर्जन है। और इसके अंदर जो देखिए, हमारा भारतवर्ष सभी समाज का मिलकर के एक जो पूरा गुलदस्ता है वो है। अब यहाँ हमारे देश के अंदर जो भी सरकार आती है या प्रदेश के अंदर कोई भी सरकार आती है, तो उनका ये दायित्व बन जाता है कि हमें सभी को एक संतुलन के साथ में रखना है। मगर क्योंकि आप समझते हैं कि जो SC ST एक्ट के तहत, SC ST के अंडर में जो आती हैं जातियां, OBC में जो आती हैं जातियां, क्योंकि देश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ
जातियों को कर्म के आधार पर जो बांटा गया तो उसको काम छोटा बड़ा कोई होता नहीं है, फिर भी उनको काम के आधार पर उसको ऊंचा या नीचा देखा गया है। तो उसी के आधार पे ये जो एक्ट बनाया गया कि भाई अगर कोई किसी को जाति के आधार पे, लिंग के आधार पर या शारीरिक कमी के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर कोई कुछ कहेगा तो उसी को निवारण के लिए एक्ट ये बनाया गया है। मगर स्वर्ण समाज जो हमारा यहाँ पे इसका विरोध कर रहा है या कुछ बदलाव की जो डिमांड कर रहा है, तो उनका मानना है कि इसमें हमको भी ले लेना चाहिए, जबकि ये चीजें जो है शहर ना होकर के ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो ग्रामीण परिवेश में आप देखेंगे तो वहां ये चीजें फेस करता है व्यक्ति। वहां कोई, मुझे लगता है कि स्वर्ण समाज के व्यक्ति को जाति के आधार पर, मुझे तो लगता नहीं है तो कोई कहता होगा कि भाई फलानी जाति के तुम हो तो उसको नीचा दिखाया जाए। हालांकि ये चीजें आम तौर पर छोटी जातियों के जितने भी हमारे जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसी की जो छोटी जातियां, इन सबको इन चीजों को फेस करना पड़ता है। तो इसमें सिर्फ इनको कोऑपरेट करना चाहिए और जहां खामियां हैं उसको सूचीबद्ध तरीके से बना करके अपना ज्ञापन दे सकते हैं ये लोग। विरोध तो यही है कि भाई लोकतंत्र, आपको ज्ञापन भी देना चाहिए अगर कहीं आपको खामियां दिखाई दे रही है। ठीक है नीरज प्रताप सिंह जी, अब सवाल एक ये है कि हिंदुत्व के पिच पर भारतीय जनता पार्टी खेलती थी, लेकिन अब तो जाति के पिच पर खेलने लगी है। इसको क्या राजनीतिक चश्मे से देखा जाए, ये जो यूजीसी का नया नियम आया है उसको? मुझे लगता है यूजीसी का जो ये नियम आया है, नियम तो देखो समानता और समावेश के साथ आया, ठीक है, वो तो सही है, बट नियम का दुरुपयोग पीछे भी होता आया है, उसको ध्यान में रख के लागू करना चाहिए था, उस पर विचार करना चाहिए था। अब इस नियम में ओबीसी, अभी अगर कोई पीछे भी आपका SC ST में आया था, जब वो कानून आया था उस पर ब्लेम रोहित वेमुला के बाद वाले केस के बाद उसके बाद ये सारी चीजें आई। नियमों का दुरुपयोग हमेशा होता आया, उसका बड़ा ध्यान। अब हर समाज में 10 से 15% लोग होते हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। बाकी कोई भी जात सूचक, वैसे तो मेरा मानना यह है कि जात सूचक का वर्ड होना ही नहीं चाहिए, सबको समानता देनी चाहिए। अगर आप देखिए तो फाइनेंशियल एड देके सबको आगे बढ़ाना चाहिए। अब सामान्य वर्ग की चिंताएं यहां पे आ गई कि अगर किसी ने किसी को जाके कुछ बोल दिया आरक्षित वर्ग ने और उसने शिकायत कर दी, उसके तो 3, 4 साल 5 साल खत्म हो गए और उसकी कुछ होगी इसी शिकायत। इस पे तो सरकार को बड़ा ध्यान देना चाहिए। अब रहेगी बात कि आपने सामान्य वर्ग की ये चिंताएं, नियमों का दुरुपयोग ये होगा कि मान लो किसी लड़के ने किसी लड़की को, सामान्य वर्ग की लड़की को जाके प्रपोज किया और उसने मना कर दिया। ऐसा केस अभी दिल्ली में सुनने को मिला है, अभी मैं उसका बाद में उस पर करूंगा, लेकिन ऐसा कर दिया और उसने उस पर कानून लगा दिया। तो इस तरह के दुरुपयोग पीछे भी होते आए हैं कि गांव में भी यही हुआ है कि आपने SC ST को बोलो मैंने यह जात सूचक वर्ड यूज किया है और उस पर केस रजिस्टर्ड हो गए, जेल में गए। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और हमारे समाज को, ये हिंदू वर्ग को तोड़ने की ये जो चीज है, इससे हिंदू वर्ग टूटता है और हमेशा जाति में बांटा गया है। कौन तोड़ रहा है ये मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। सरकार ने इसमें ध्यान नहीं दिया। मैं तो यही कहूंगा सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कि इन चीजों को शिक्षा के प्रति उनको स्किल डेवलपमेंट के तरफ ले जाना चाहिए। इस तरह के ये जो कानून आ रहे हैं उसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। आरक्षण 10 साल के लिए, अंबेडकर जी ने कहा था कि 10 साल के लिए आरक्षण जिनको मिलता है उन्हीं को मिल रहा है, उन गरीबों को नहीं मिल रहा है। जो ओबीसी हमारी SC ST के जो गांव में पड़े हुए हैं वो नहीं ले पाते हैं। उस पे क्या सरकार ने कभी ध्यान दिया? या बाकी राजनीति पार्टी के जो लोग बैठे हुए हैं, क्या इस पे कभी कोई आंदोलन किया गया कि अगर एक बार किसी को कानून के अंदर आरक्षण मिल गया, वो अफसर बन गया, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में विदेशों तक में पढ़ रहे हैं, उनका आरक्षण बंद हो जाना चाहिए? इस पे क्या किसी ने विचार उठाया? किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। मैं तो आज सारी राजनीतिक पार्टियों से भी यही कहना चाहूंगा कि उन लोगों को सारे पे इस पे विचार किया जाए जिनको आरक्षण मिल गया, जो बेचारे ओबीसी SC ST के गांव में लोग हैं जिनको आज तक उन परिवारों को कोई आरक्षण नहीं मिला, उनको नौकरियां नहीं मिली, उनको दी जानी चाहिए। ठीक है, मैं तो यही कहना चाहूंगा। अब एक नई बहस के लिए सब्जेक्ट भी मिल गया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है कि भारत जी इस पर सबमिशन जरूर देंगे। भारत जी आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले सौरभ झा, डॉक्टर सौरभ झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं। जरा बताइए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या इस तरह का माहौल देखने को मिला है या मिलता है आमतौर पर, जिसके लिए ये नया कानून आया है जिसको लेकर?
अभी जिस विषय को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस तरह की चर्चाएं हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में 13 जनवरी के बाद से शुरू होना स्टार्ट हुआ है। लेकिन जो कानून आई है वो कानून में कहीं ना कहीं कुछ खामियां भी है, उस पे गवर्नमेंट को गहन चिंतन की जरूरत है। मैं अपना पक्ष मतलब ये मेरा जो अपना इस विषय पे अपनी जो इंडिपेंडेंट सोच है, जो यूजीसी की जो इक्विटी रेगुलेशन दरअसल न्याय के नाम पे बहिष्करण का एक पाठ्यक्रम बन गई है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को शिकायत निवारण समिति में प्रतिनिधित्व से वंचित करना और नियमों के दुरुपयोग के खिलाफ कोई ठोस सुरक्षा प्रावधान न देना, सरकार द्वारा कैंपस के भीतर एक गहरी विभाजन रेखा को संस्थागत रूप से देना जैसा है। समानता कोई जीरो सम गेम नहीं है। एक वर्ग को न्याय दिलाने के नाम पे दूसरे वर्ग को हाशिए पे धकेलना सामाजिक संतुलन को कमजोर करता है। हम ऐसे ढांचे की मांग करते हैं जो जाति के आधार पर भेद किए बिना हर छात्र के अधिकार और गरिमा की रक्षा करे। सच्चा न्याय वह है जो किसी नए प्रकार की हाशिएकरण की कीमत पर नहीं आता है। हम तो मोदी गवर्नमेंट को 11 साल से देखते आ रहे हैं, हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। यहाँ इक्वलिटी स्टिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो ओबीसी हो या एससी एसटी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी उन्होंने क्यों नहीं रखा? समान वर्ग के लोगों के साथ इतनी भेदभाव करने के बारे में जो यहाँ पे चीजों को लेके लाई गई है, इससे एक कॉलेज कैंपस हो, यूनिवर्सिटी कैंपस हो, इसमें एक अच्छा माहौल और एक अच्छा परिणाम आने वाले टाइम में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो कुछ इसमें कमियां, अभी नीरज जी इस पे बात भी कर रहे थे, हो सकता है कुछ लोग 10% इसका यूटिलाइज भी करें, लेकिन 90% इस कानून का पूरा दुरुपयोग ही होगा, क्योंकि लोग आज के टाइम में पॉजिटिव डायरेक्शन में कम काम करते हैं, निगेटिव में ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमें लगता है इस समय गवर्नमेंट को, यूजीसी को और शिक्षा जो हमारी व्यवस्था देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को संज्ञान लेना चाहिए और उचित कदम उठानी चाहिए, क्योंकि यदि वो नहीं उठाते हैं तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आने वाले टाइम में देखने को नहीं मिलेगा। अब अमित जी, एक सवाल है जो अभी इन्होंने कहा, सौरभ जी ने, उससे यही है कि इस कमिटी इस तरह की जो बनती है उसके खिलाफ कोई नहीं है, जो भेदभाव करता है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है ना कि ये एक तरफा हो गया है कि अब सामान्य वर्ग के छात्र सड़क पर निकल रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आर्टिकल 14 का जो राइट है, उस राइट को लेकर उनका भी तो कोई सुनेगा, उनकी भी तो ह्यूमन राइट्स है, उसका भी तो कोई सुनेगा, उनको कोई सुन नहीं रहा है। इंसाफ के लिए कमिटी बनाई जा रही है, क्या ये इंसाफ के लिए जो कमिटी है, सामान्य वर्ग को इस कमिटी में शामिल नहीं होना चाहिए? मैं फिर आपसे, आप उसमें से फिर जरूर पकड़ेंगे कि महिलाएं हैं और दिव्यांग हैं, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं। क्या कोई अगर गलत नियत से कोई उस पर कोई आरोप लगाता है और वो साफ हो जाता है कि ये गलत नियत से कराया गया, तो उसका जो नुकसान हुआ जिस पर आरोप लगा और जिसने नुकसान किया गलत आरोप लगाकर, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आनंद जी, देखिए जो पूरा का पूरा विरोध हो रहा है ना, वो भी अमूमन देखा जाए तो पूरे के पूरे लॉ को लेकर नहीं हो रहा है, वो इसी चीज को लेकर हो रहा है, क्योंकि लॉ तो 2012 से था। वो इसी चीज को लेकर आक्रोश ज्यादा है कि अगर कोई इसका दुरुपयोग करे। हमने देखा है पूर्व में SC/SC एक्ट का भी दुरुपयोग हुआ है और इसको तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर इस पर टिप्पणी की थी। लेकिन दुरुपयोग हर लॉ का, अभी जैसे नीरज जी ने कहा, भरत जी ने कहा, डॉक्टर साहब भी कमन वही बात कर रहे थे कि दुरुपयोग जो होता है लॉ का हर जगह होता है और हर एक लॉ का होता है। लेकिन हम उस दुरुपयोग को कैसे रोक पाए, वो किसी निर्दोष व्यक्ति उसमें ना फंस जाए, इसको कैसे सुनिश्चित करें, हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए, हमें ये सुझाव लेकर आना चाहिए। दूसरी बात हुई अभी चर्चा में निकल कर आई EWS की, तो EWS को 10% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा। ये सोच किसी भी अन्य राजनीतिक दल में नहीं था और इसको सुप्रीम कोर्ट तक हमने ये लड़ाई को लड़ी और वहां से इसको सुरक्षित कर लेकर आए। तो EWS को 10% का आरक्षण देना ये भी भारतीय जनता पार्टी का ही काम है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हम आरक्षण नहीं, समानता की बात करते हैं, एक समान मूलक समाज की बात करते हैं और इसी के अनुरूप
जो ये जो यूजीसी का अभी जो नया लॉ आया है, इसमें हो सकता है त्रुटियां, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है, देखिए जो चेयरमैन थे, इसमें तो कहा जा रहा है कि मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता था कि जो वुमेन, चाइल्ड, यूथ और स्पोर्ट्स कमेटी जो होती है, संसदीय कमेटी, इसका चेयरमैन जो है वो दिग्विजय सिंह है। वो कौन है? वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और उनका क्या निर्णय, क्या विचार रहा है, क्या विचारधारा रही है कांग्रेस पार्टी की जातियों के प्रति, सवर्णों के प्रति, ये सबको जग जाहिर है। तो किस तरीके से इस पॉइंट को इस बिल से हटाया गया या कि इसको ध्यान में, संज्ञान में नहीं लाया गया चर्चा के दौरान, ये सारी चीजें देखने का विषय है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, इस बात को निश्चित तौर पे संज्ञान में लिया जाएगा, इस पर चर्चा होगी, और आप कुछ दिन में ही देखेंगे कि इस पर स्पष्टता आते हुए आपके सामने इस पर धर्मेंद्र प्रधान जी स्वयं बोलेंगे। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है, मेरा तो यही मानना है कि इस बिल को बहुत ज्यादा, अगर आप आंकड़ों पे जाएंगे तो जो आपने जो कहा कि इसमें वृद्धि हुई है, आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि 118% से वृद्धि हुई है जब से ये लॉ लागू हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 3 करोड़ से, मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, 3 करोड़ के आसपास हमारे छात्र हैं, उसमें 378 अगर केसेस आए हैं तो वो बहुत ज्यादा कोई केसेस नहीं है, और बहुत ज्यादा कोई एट्रोसिटीज के इसमें केसेस नहीं है। और आप अगर यूनिवर्सिटीज में देखेंगे तो डॉक्टर साहब इस चीज को मानेंगे कि जो भी झड़प होती है यूनिवर्सिटीज में, या जो भी कहासुनी होती है, वो जातिगत नहीं होती है, उसको जाति का रंग बाद में दिया जाता है। लेकिन जो भी झड़पें होती हैं वो अमूमन आम बोलचाल में होती है, या किसी चीज को लेकर होती है, या किसी वस्तु को लेकर, या कहीं बैठने को लेकर, इस सब चीजों को लेकर होती है। जब झड़प होने के बाद सेकंड पॉइंट में जो वहां पर जाति का कार्ड लेकर आया जाता है, और जिसको भी अपनी राजनीतिक रोटियां वहां पर सेकनी होती है, वो काम वहां पे करता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज में भी अगर देखा जाए तो इस तरीके की एक रोहित वेमुला का अगर आप केस ले लें, या वो तो सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन वहां भी बहुत हद तक इसको स्थापित नहीं किया जा सका कि उनके साथ कुछ भेदभाव इस तरीके का हुआ था। तो जो भी केसेस के हवाले से ये इस ड्राफ्ट को मद्देनजर रखा गया है, मेरे ख्याल से धर्मेंद्र प्रधान जी उस पर स्पष्टीकरण स्वयं कुछ दिनों में आपके सामने आते हुए देखा जाएगा, और यूनिवर्सिटीज को और सुरक्षित और सभी के लिए सुरक्षित बनाया जाएगा। और यूनिवर्सिटीज को एक रचनात्मक जाना जाता है कि वो एक रचनात्मक जगह है, इसीलिए चिंता की बात थी, क्योंकि जब 90 के दशक में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था और मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया था, तो उस समय की जो स्थितियां बनी थी उसको उस समय समाज को बांट दिया था उस रिपोर्ट, उस कानून ने, मंडल कमीशन ने। तो ऐसे बहुत मुश्किल से फिर किसी तरह से सब एक हो पाया, और एक बार फिर से उन्हीं कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के बीच में अगर इस तरह की भावनाएं आएंगी तो फिर से एक बार बंटने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और फिर बहुत मुश्किल होगा उस तार को, उस धागे को फिर से जोड़ने की। इसीलिए चिंता की बात है, और उस चिंता से आप सहमत हैं अमित जी। लेकिन भरत जी, ध्रुव जी आए आपके पास, लेकिन भरत जी कुछ कहना चाह रहे थे। भरत जी बताइए। सर, मैं अमित भाई की इस बात से यहाँ बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता हूँ। जो इन्होंने कहा कि अभी कभी कहीं बैठने के ऊपर विवाद होता है या किसी और बात पे विवाद होता है, बाद में उसे जातीय रंग दिया जाता है, ऐसा नहीं है। अब आपको मैं तमाम ऐसी वीडियो दिखा सकता हूँ, क्योंकि बड़े चैनल हैं, बड़े चैनलों पे ये चीजों को नहीं दिखाते हैं लोग, नहीं तो सोशल मीडिया तमाम भरा हुआ है कि कोई बच्चों को भगा के अलग हटा रहा है, कोई पानी नहीं पीने दे रहा है। वो जाति के आधार पे ही तो सब चीज हो रही है, वो जाति के आधार पे उनके बीच में जो भेदभाव किया जा रहा है। तो ये, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये कानून लाने की क्या आवश्यकता थी कि भी जातीय कोई अगर भेदभाव करेगा तब इस पे आपको किया जाएगा। अगर शुरुआत में ही चीजें गलत, किसी अलग मुद्दे पर विवाद बन रहा है और बाद में उसको राजनीतिक लोग जातीय रंग देते हैं और फिर उसका जो है राजनीतिकरण होता है, ऐसा नहीं है सर। 1-8% चीजें गलत हो जाती होंगी, पर 90% अबव द 90% ये चीजें सही होती हैं, फैक्ट होती हैं। लोग उसका दंश झेल रहे हैं। इस देश का ये दुर्भाग्य है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, लेकिन ये भी तो है ना भारत जी, ये भी तो है ना कि
रंग जाति का दे दिया जाता है, हत्या होती है, हत्या किसी भी कारण से हो, जिसकी हत्या होती है वो दुखद है, लेकिन फिर बाद में उसको जोड़ दिया जाता है कि वो फला जाति का है, फला वर्ग से है। सर अगर कमजोर समाज के व्यक्ति कोई नेता, कोई उसकी अगुवाई करने वाला सामाजिक कार्यकर्ता आवाज नहीं उठाएगा तो कौन आवाज उठाएगा? उसकी आवाज उठाने के लिए न्यूज चैनल कोई आगे नहीं आता जब तक कोई बड़ा टूल ना बन जाए। रोज आपको मैं ऐसी घटनाएं मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। हम लोग जमीन पे जुड़े हुए हैं, कितने लोगों को जातीय दंश झेलना पड़ रहा है इस देश के अंदर। और इसी के साथ साथ मैं तो आपके चैनल से अपील करूंगा अमित जी से भी कि अमित जी आप अपनी पार्टी में ऊपर भी ये अपील करें, जैसे कि महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे 2 अक्टूबर को, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ आ रही है, पहुंच रही है। महात्मा गांधी जी हमारे महापुरुष हैं, उनके 2 अक्टूबर के जन्म दिवस पर पूरे देश में झाड़ू लेकर के फोटो खिंचाने का जो एक प्रचलन सा है कि हमारा देश, हमारा गांव, हमारी गली, हमारा शहर हम साफ करेंगे, तो एक प्रचलन 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती पे भी हो जाए कि भाई हमारा देश, हमारा गांव, हमारी गली, हमारा शहर, हम दलितों को गले लगाएंगे, हम जातिवाद को खत्म करेंगे, हम उनके साथ जाएंगे। क्यों चुनाव के समय पे अच्छा सुझाव है और बिल्कुल अच्छा सुझाव है। लोग सफाई करते हैं, हम ये धरती की अपने आसपास की गंदगी को तो दूर कर सकते हैं, मगर जो हमारे दिमाग में जातीय गंदगी भरी, ठीक है, ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका और आपके सुझाव का स्वागत भी कर रहे हैं। अपने दिमाग एक मिनट, हाँ जरा अमित जी बोल रहे थे। जी अमित जी। आनंद जी, मैं तो भरत जी को कहूंगा कि वो संघ के शाखाओं में जाएं। वहां पे आप 14 अप्रैल की बात कर रहे हैं, वहां पे हर दिन हम यही प्रैक्टिस करते हैं, सबके साथ बैठते हैं, सबके साथ खाते हैं, सबके साथ उठते हैं और वहां कोई किसी की जाति नहीं पूछता है। और भारतीय जनता पार्टी में भी हम इसी कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। अगर किसी भी भाई को अगर ठीक है, हम लोग आते हैं बहस पे, अपनी चर्चा पर। ध्रुव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्रुव जी, अब एक सवाल ये है, अभी अमित जी ने भी ये बात कही, पड़ेगा जो लोग संघ में नहीं जाते तो उनके, ठीक है, इस पर भी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। ये तमाम जो विषय आ रहे हैं सुझाव के ना, ये एक बड़ी लंबी चर्चा का विषय है और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि चर्चा में आप भी जुड़े और अमित जी भी जुड़े और उस पर हम लोग और जो सुझाव हैं और इसको थोड़ा बृहद तौर पर हम लोग इस पर चर्चा करके और भी बातें सामने आएंगी, उस पर भी करेंगे। लेकिन ध्रुव जी, एक तो बात है ना, अभी अमित जी भी कह रहे थे कि अविश्वास क्यों? क्योंकि विश्वास तो आपको करना चाहिए ना। 10% आरक्षण की मांग हो रही थी और इस सरकार ने आर्थिक रूप से जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, छात्र हैं, उनके लिए आरक्षण की सुविधा मुहैया कराई इसी सरकार ने। कहाँ लोगों को मिल रहा है? अभी ये WS की लड़ाई बनारस में हम लोगों ने शुरू की, उसके लिए किया तो बनारस में एक मूवमेंट चलने का हुआ, बनारस कमिश्नर ने और डीएम ने बात कराई, तब अभी 3 साल की वो दी गई। EWS में हमारी उम्र 21 साल और दूसरे की उम्र 27 साल, क्या है EWS सवर्ण समाज में? और भरत जी कह रहे हैं कि समानता के अधिकार की बात, समानता का अधिकार यह है कि आरक्षण की मंशा सिर्फ परिवार में एक व्यक्ति के लिए थी। उत्तर प्रदेश में मैं 4 एग्जाम्पल आपको दूंगा जो प्रमुख रूप से सबकी नजर में है। PL पुनिया साहब को अगर मुख्य सचिव हुए तो उनको आरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया गया, उनके पुत्र को आरक्षण सीट से चुनाव लड़ाया गया। भरत जी ने कभी इसका विरोध नहीं किया होगा। श्री राम अरुण जी जो इस प्रदेश के DGP थे, उनका बेटा ADG हुआ, ADG से उसने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा के फिर इसी सरकार में मंत्री बनाया। क्या भरत जी कभी आपने इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया? हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हम लोग इस मुद्दे को उठाते हैं, पूरी बात हो जाने दीजिए। कि आरक्षण का विश्वास ये था कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलेगा जिससे उनका कद बढ़ता जाएगा, उस परिवार का स्टेटस बढ़ेगा। लेकिन आज तक अगर पूरे देश में देख लिया जाए तो उस आरक्षण को 10% लोगों के बीच में पूरा आरक्षण सिमट कर रह गया है। क्या किसी गरीब उस तबके की बात जो आप कर रहे हैं, निचले तबके के, उस तबके को आरक्षण? मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ, गोंडा मेरी होम डिस्ट्रिक्ट है। आप चले जाइए, लोगों के घर खाने को नहीं है। हमने कभी इस चीज को नहीं माना। हमारे यहाँ जाइए, देखिए, कभी किसी ने नहीं। हर आदमी, चाहे वो जात का, किसी भी जात के, क्योंकि मैं जात का नाम लूंगा तो आप कहेंगे कि जातीय भेदभाव की बात करते हैं, ठीक है, और उस पर करते हैं। हर आदमी आता है और हर आदमी को समान रूप से बैठाते हैं और उससे समान रूप से बात करते हैं, उसकी समान रूप से मदद करते हैं। तो समाज में चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, आज भी वो संख्या 2 से 4%, 5% की होगी जो इस चीज को मानता है। बाकी कोई नहीं। हम शहर में हैं, लेकिन उसी के आधार पर ये
जो परंपराएं हैं अभी भी चल रही हैं नीरज जी, क्या आप इससे सहमत हैं? क्योंकि सवाल यह है कि भेदभाव समाज में हुआ, पहले हुआ, बाप दादाओं ने किया, लेकिन उसका वो नहीं, वो भी परसेंटेज था, उसका भी नहीं, मैं कह रहा हूं एक मिनट नीरज जी से जरा, कि नीरज जी से कि जो भेदभाव अगर जिसके बारे में कहा जाता हुआ होगा भेदभाव, और भेदभाव करने वाले जो हैं वो अब नहीं हैं, अब उसका दंश उनके जो संततियां हैं वो भुगत रही हैं, उनको भोगने के लिए किया जा रहा है। इसमें भी वही देखने को मिल रहा है। मतलब हाल ये है ना कि अगड़ों को आज वनरेबल बनाकर छोड़ दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो किया जा रहा है वो बहुत अच्छा किया जा रहा है। ये जो कानून बना था ये इसलिए बना था कि हमारे जो निचले स्तर के हैं जिनको मौका नहीं मिल पाया उनको मौका दिया जाए। अब उसका क्या हुआ, दुरुपयोग होने लग गया। अब नेता के जानने वाले हैं तो उनको तो इसका फायदा मिल रहा है, जो अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ है उसको फायदा नहीं मिल रहा है। इस पे विचार करने वो तो ठीक है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो बातें हो रही थी, लेकिन अब तो वहां पर ये चीजें लाने की कोशिश हो रही है जहां से कहा जाता है कि मस्तिष्क को एक नया रंग दें कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिर वो आगे भविष्य क्या होगा। नहीं तो उसका हर्ष हम लोग देख चुके हैं मंडल कमंडल में देश की क्या हालात हो गए। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कोई भी कानून बने ऐसा बने। अब बहुत, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, तो इस पे भी बड़ा ध्यान दे के आप जो भी हैं, चाहे श्रवण है चाहे हर, पहली बात तो कास्टिज्म का होना ही नहीं चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये बाबा साहब ने बनाया था इसलिए बनाया था कि जो नीचे पायदान पे हैं लोग उनके एक बार मिले, और उसके बाद जो बैठा हुआ लास्ट में उसको नहीं मिल पाए, आज वो भी छूटा हुआ है। उस पर विचार क्यों नहीं होता, उस पर सर्वे क्यों नहीं होता? सबकी गवर्नमेंट रह चुकी है यहाँ पे भारत में, और सब लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हो तो उत्तर प्रदेश में भी सबकी गवर्नमेंट रहेगी। कभी उस पर चर्चा हुई, कभी चर्चा नहीं हुई। उसके बाद अब जब SC ST का कानून का दुरुपयोग हुआ फिर कोर्ट को करना पड़ा, कोर्ट में लोग गए, लोग परेशान हो गए, कितने लोगों की हानि हुई, प्रशासन पे कितना बोझ पड़ा, स्वतंत्रता का बहाव हुआ, एक दूसरे में बेमनस्ता फैली, तो उस पर कभी ध्यान दिया गया क्या? उस पर क्यों नहीं विचार किया गया? दूसरा, आप ये देखिए गुणवत्ता कहां से आएगी? आप आरक्षण, ठीक है आरक्षण होना चाहिए, उन पे स्किल पे दिया गया। आज भी स्कूलों में जो टीचर लगे हुए हैं उनके मैं कई बार वीडियो देखता हूं, उनको भारत इंग्लिश में लिखना नहीं आता या भारत के बारे में नहीं जानते वो, उस पे कभी ध्यान नहीं दिया गया। इन सब चीजों पे चर्चा क्यों नहीं होती? मैं तो यही कहना चाहता हूं, समाज की आज सेवा कर रहे हैं हम लोग, राजनीति पार्टी है, हमारा देश आगे बढ़े, देश के अंदर कम से कम स्किल डेवलपमेंट तो होना चाहिए। क्या गांव के आदमी जो भी है SC ST OBC के भाई हैं, क्या वो उस बच्चे को ज्ञान नहीं होना चाहिए? उस ज्ञान की तरफ कभी चर्चा होती है क्या? क्यों नहीं होती? उसके लिए कि ये पढ़ा है कि कैसे पढ़ा है कि आगे बढ़ सके वो, उस पर क्यों नहीं चर्चा होती है? अब सौरभ जी, अब इसकी तुलना तो रॉलेट एक्ट से भी की जाने लगी है कि 1919 में ब्रिटिश सरकार भारत में राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लाई थी। और यहां पर एक चर्चा यह भी है कि PDA को जवाब देने के लिए ये UGC के जरिए ये लाया गया नया नियम। ये जो नियम लाया गया, जो अभी आप रॉलेट एक्ट की बात कर रहे थे, अब तो हम इस जो अभी कानून आया है तो इसकी तुलना हम बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अभी सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए। जो इसमें जो टेक्निकल ग्लिचेज है उस पे कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, कैसे इसको इम्प्रूव करके यदि OBC हो या SC ST या फिर PWD कैटेगरी के लोगों के लिए जो इक्वलिटी सेल बनाने की बात की जा रही है, इसमें 3-4 लेवल पे काम करने की जरूरत है, जिसमें जो गलत तरीके से लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके फंसाने की कोशिश करेंगे, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानून का ऐसा प्रबंधन होना चाहिए। और साथ साथ हम तो यही गवर्नमेंट को भी सजेस्ट करना चाहेंगे, कानून आप UGC को लेके बनाते हो या किसी चीज को लेके बनाते रहे, काम ऐसा कीजिए जो हवा भी चलता रहे और दिया भी जलते रहे। ठीक है। चलते चलते अमित जी, जो सुझाव आए, हम उम्मीद ये करें कि इस चर्चा के बाद आप यहां से जो कुछ निकल रहा है उस चीज को आप शिक्षा मंत्री तक, शिक्षा मंत्रालय तक, सरकार तक पहुंचाएंगे, पार्टी तक पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पे आनंद जी, समाज से ही तो मंथन होकर अच्छी चीजें बाहर आती हैं। तो जो भी निष्कर्ष या जो भी सुझाव आए हैं, निश्चित तौर पे सरकार इसका संज्ञान लेगी
और इसका जो निराकरण है, जो समाज में एक अविश्वास का जो भाव कुछ समाज में फैला है, उसको हटाने का भी प्रयास हम ही करेंगे। सरकार में हम हैं तो दायित्व भी हमारा है। इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपके सामने लेता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कई सारे विषय आए उन पर भी हम आगे चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे भारत जी भी और अमित जी भी और ये पूरा पैनल उस दिन भी हमारे साथ रहे। बहुत शुक्रिया नीरज प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर सौरभ झा, अमित तिवारी जी, भारत जी और ध्रुव कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूजीसी का जाति कार्ड में इतना ही, और उम्मीद हम कर रहे हैं कि सरकार जो कह रही है कि भ्रम की स्थिति है, उस भ्रम को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है, और इस भ्रम को, जो भी गलतफहमियां हैं उस या जो भी इस नए कानून में कमियां हैं उसको दूर की जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि भेदभाव समाज में न हो, यही सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए, और इसी मकसद को लेकर हमने चर्चा की। शुक्रिया आप सभी का। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।